क्या दोस्तों आपको पता है जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द छड़ी मुबारक क्या है? मेडिजन नामक कोविड वैक्सीन किस देश के शोधकर्ताओं ने तैयार की है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस देश ने कोरोना की अपनी पहली वैक्सीन मेडिजन बना ली है? दोस्तों हाल ही में मेडिजन नामक कोविड-19 वैक्सीन बना ली है ताइवान देश के शोधकर्ताओं ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताइवान ने यह मेडिजन नामक कोविड-19 वैक्सीन बना ली है और इसकी पहली खुराक किसको दी गई है? ताइवान के राष्ट्रपति को। तो वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मेडिजन की पहली डोज किसने लगवाई? ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने यह मेडिजन की पहली डोज लगवाई। इमेज में आप देख सकते हैं। तो हमें यह फैक्ट भी याद रख लेना चाहिए, ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? साई इंग वेन। और उन्होंने कहा वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, मैंने पहली डोज इसीलिए लगवाई ताकि जनता के मन में कोई संदेह न रहे। और वैक्सीन के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? मेडिजन के लिए तकरीबन ताइवान के 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और मेडिजन वैक्सीन के दोनों डोज के बीच कितने दिनों का अंतराल होना जरूरी बताया गया है? दोस्तों मेडिजन वैक्सीन लेने के लिए 2 डोज लेने के लिए दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 28 दिन का होना चाहिए। और ताइवान में वैश्विक ड्रग कंपनियों से वैक्सीन की डिलीवरी में समय लग रहा था और इससे टीकाकरण धीमा हो गया था। और इसके बाद देश ने खुद की वैक्सीन विकसित कर पूरी आबादी को डोज देने का फैसला किया। और दोस्तों तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी है ताइवान देश के और वहां अभी तक कोरोना पूरी तरह फैल नहीं गया है, काबू में है पूरी तरह परिस्थिति। और इसलिए दोस्तों यहां धीमी गति से कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अब यह कार्य फास्ट होगा। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मणिरत्नम दक्षिण भारत के शासक रहे किस वंश की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म रचने जा रहे हैं? दोस्तों एक फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम है मणिरत्नम। और मणिरत्नम दक्षिण भारत के शासक रहे किस वंश की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं? चोल वंश की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं मणिरत्नम। और दोस्तों आपने कहीं हिस्ट्री में चोल वंश, पल्लव वंश के बारे में पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री का पार्ट है यह चोल वंश। और इसलिए आज चोल वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में यह टॉपिक आता है। तो देखो, चोल पल्लव के सामंत हुआ करते थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। किसने? चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय चोल ने की थी, जो पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। और विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की थी। उसने 850 ईस्वी सन में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांड्य राज्य पर चढ़ाई कर दी। और चोल राजाओं ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया, जिनके समान संस्थाओं को वर्तमान में ग्राम पंचायत कहा जा रहा है। दोस्तों वर्तमान में जिस तरह ग्राम पंचायत है, इसी के तर्ज पर उस वक्त भी चोल वंश के शासन काल में भी यह ग्राम पंचायत हुआ करती थी। और चोल साम्राज्य भारत के बहुत से भाग के साथ श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। और चोल राजाओं ने धर्मनिरपेक्षता को बहुत महत्व दिया। उनके राज्य में संस्कृति और तमिल भाषाओं में राजकीय कार्य होता था। किन किन भाषाओं में? संस्कृत एवं तमिल भाषा में। और अवाम भी इन्हीं 2 भाषा का प्रयोग करता था। तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही छड़ी मुबारक क्या है?
दोस्तों सुर्खियों में रही छड़ी मुबारक क्या है? यह भगवान शिव की पवित्र गदा का नाम है छड़ी मुबारक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवान शिव की पवित्र गदा जिसका नाम है छड़ी मुबारक। लेकिन करंट अफेयर में यह छड़ी मुबारक क्यों आया? देखो, हाल ही में वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान शिव की पवित्र गदा जिसका नाम है छड़ी मुबारक, छड़ी मुबारक को प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में लाया गया है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है दोस्तों भगवान शिव की गदा का नाम छड़ी मुबारक। और यहां जब शंकराचार्य मंदिर की बात आई तो शंकराचार्य मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण बातें करें तो इसे बौद्धों द्वारा ज्येष्ठेश्वर मंदिर या पास पहाड़ के रूप में भी जाना जाता था। फारसी और यहूदी इसे बाग ए सुलेमान या गार्डन ऑफ किंग सोलोमन भी कहते थे। और मंदिर के अंदर फारसी शिलालेख भी मिले हैं। क्या? मंदिर के भीतर फारसी शिलालेख भी मिले हैं। और यह श्रीनगर कश्मीर में जबरवान पर्वत पर शंकराचार्य पहाड़ी को जम्मू कश्मीर में सोलोमन पहाड़ी भी कहा जाता है। तो यह शंकराचार्य पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर अवस्थित है और मंदिर को कश्मीर की घाटी का सबसे पुराना मंदिर भी माना जाता है। क्या? शंकराचार्य मंदिर को कश्मीर की घाटी का सबसे पुराना मंदिर भी माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर जमीन के स्तर से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां से श्रीनगर शहर को भी देखा जा सकता है। आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर का भ्रमण किए जाने के बाद से ही उनका नाम इस मंदिर के साथ जुड़ा और इस तरह मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा। और यह प्राचीन मंदिर वास्तुकला की स्वदेशी प्रारंभिक कश्मीरी शैली में बनाया गया है और इसमें उन दिनों प्रचलित तकनीकों को भी अपनाया गया है। और यहाँ जिक्र किया गया है शंकराचार्य जी का। तो शंकराचार्य को आदि शंकर के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म कब और कहां हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी में 788 ईस्वी सन में हुआ था। चौथा क्वेश्चन, जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? यह जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित हुई है रूस देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। लेकिन रूस में कहां आयोजित हुई? रूस के उफा में। रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिला कुश्ती टीम के हिस्से में 3 रजत और 2 कांस्य पदक आए, जबकि पुरुष टीम ने कुल 6 पदक अपने नाम किए। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6, 3 और 2 कितने हो गए? 11 पदक हमारे भारत के इस टीम ने जीते हैं। कितने? 11 पदक। पांचवा क्वेश्चन, देश में स्वीकृत 32 भू पर्यटन या भू विरासत स्थलों में पूर्वोत्तर के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? हमारे भारत देश में स्वीकृत 32 भू पर्यटन या भू विरासत स्थलों में पूर्वोत्तर के तकरीबन 12 स्थानों को शामिल किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 स्थान। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की पहचान की है और देश में स्वीकृत 32 भू पर्यटन या भू विरासत स्थलों में पूर्वोत्तर के 12 स्थानों को शामिल किया गया है। और भू विरासत स्थल क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। भू विरासत का तात्पर्य ऐसी भूवैज्ञानिक मुखाकृतियों या स्थानों से है जो स्वाभाविक रूप से या सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और पृथ्वी के विकास या पृथ्वी विज्ञान के इतिहास के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं अथवा इसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। क्या? भू विरासत स्थलों का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। और पूर्वोत्तर में स्थित कुछ भू विरासत स्थलों की बात करें तो असम में स्थित है यह माजुली। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है माजुली द्वीप और यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व के बड़े द्वीपों में से एक नदी द्वीप है माजुली द्वीप। तो दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नाम क्या है? तो हमें याद रख लेना है माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप। इमेज में आप देख सकते हैं। और दूसरा है संगेस्तरत्सो और यह अरुणाचल प्रदेश में है और इसे माधुरी झील के नाम से जाना जाता है। क्या? इसे माधुरी झील के नाम से जाना जाता है।
और यह तिब्बत की सीमा के नजदीक है और वर्ष 1950 में एक बड़े भूकंप के कारण इसका गठन हुआ, मतलब निर्माण हुआ। संगेतसर त्सो, नाम क्या है? माधुरी झील। और तीसरा है मणिपुर का लोकटक झील। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही सुहावना यह दृश्य, यह मणिपुर का लोकटक झील का दृश्य है और यह पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल सकता है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पृथ्वी पर एकमात्र तैरता हुआ वन्य जीव निवास स्थान है। तो यह बहुत ही रोचक तथ्य, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पृथ्वी पर एकमात्र तैरता हुआ वन्य जीव निवास है और जो झील के दक्षिण पश्चिमी भाग पर स्थित है। छठा क्वेश्चन, भारत ने कहां से लौटने वाले लोगों का वाइल्ड पोलियो वायरस के खिलाफ मुफ्त में टीकाकरण करने का निर्णय लिया है? हाल ही में भारत देश की सरकार ने अफगानिस्तान देश से लौटने वाले लोगों का वाइल्ड पोलियो वायरस के खिलाफ मुफ्त में टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगानिस्तान देश। हाल ही में भारत ने वाइल्ड पोलियो वायरस के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों का मुफ्त में टीकाकरण करने का निर्णय लिया है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के केवल दो ऐसे देश हैं जहां पोलियो अभी भी स्थानिक है। क्या? यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया में केवल दो ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो स्थानिक रूप से पाया जाता है। और यहां जिक्र किया गया है पोलियो का। तो पोलियो अपंगता का कारक और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्या? तंत्रिका तंत्र को यह पोलियो है वो प्रभावित करता है और यह मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। तो यह फैक्ट भी याद रख लो, कभी कभी साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां निकल सकता है। पोलियो कितने वर्ष की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह पोलियो प्रभावित कर सकता है। और पोलियो के लिए जो टीकाकरण करवाया जा रहा है तो इनके लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन। और यह संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म के समय ही दी जाती है और इसके बाद प्राथमिक 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में और एक बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है बच्चों को। और भारत के संदर्भ में पोलियो की बात करें तो 3 वर्ष के दौरान 0 मामलों के बाद भारत को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो यह वर्ष भी याद रख लो कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया है? वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो यह प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि देशों को बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सतर्क रहने का आह्वान किया जा सके। और हमारे भारत देश में दोस्तों जो टीकाकरण है इनके संदर्भ में एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। तो इनकी बात करें तो सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 दोस्तों लॉन्च किया गया था। कब? वर्ष 2019-20 के दौरान। तो यह पल्स पोलियो कार्यक्रम वर्ष 2019-20 के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया और एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था जिसका नाम रखा गया था मिशन इंद्रधनुष। 7वां क्वेश्चन, जन शिक्षण संस्थान ने किस राज्य में दूर दराज की आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है? हाल ही में दोस्तों जन शिक्षण संस्थान ने केरल राज्य में दूर दराज की आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। हाल ही में जन शिक्षण संस्थान, क्या? जन शिक्षण संस्थान ने केरल के नीलांबूर जंगल क्षेत्र के भीतर कुछ दूर दराज की आदिवासी बस्तियों में हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की है। और जन शिक्षण संस्थान की योजना को पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था
और यह भारत सरकार की एक अनूठी योजना थी। क्या? जन शिक्षण संस्थान की योजना, जो पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाना जाता था, और यह भारत सरकार की एक अनूठी योजना थी। और इसे वर्ष 1967 से देश में गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लागू किया गया था, और वर्ष 2000 में इस योजना का नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया है। और वर्तमान में 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 233 जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं, और लाभार्थियों का वार्षिक कवरेज लगभग 4 लाख है, जिसमें 85% महिलाएं हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही के एक नए शोध पत्र ने किस सभ्यता की भाषाई संस्कृति पर कुछ नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है? दोस्तों, हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता की भाषाई संस्कृति पर कुछ नई अंतर्दृष्टि प्रदान हुई है, क्योंकि एक नए शोध पत्र के जरिए कुछ बातें स्पष्ट हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वो सिलेबस का एक पार्ट है। हाल ही के एक नए शोध पत्र ने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषाई संस्कृति पर कुछ नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। और आईवीसी की भाषा की जड़ें प्रोटो द्रविडियन में है, जो सभी आधुनिक द्रविड़ भाषाओं की पैतृक भाषा भी है। क्या? यह प्रोटो द्रविडियन, जो दोस्तों सभी भाषाओं की पैतृक भाषा भी माना जाता है। और इससे पहले दोस्तों, कुछ मंथ पहले एक अध्ययन में पाया गया था कि आईवीसी के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, और जिसमें बीफ का व्यापक तौर पर सेवन भी शामिल था। तो यह बात को लेकर भी यह जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो करंट अफेयर में आई थी। और दोस्तों, जुलाई 2021 में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। किसने? दोस्तों, यूनेस्को ने गुजरात में कच्छ जिले में स्थित यह जो स्थल है धौलावीरा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया है। तो यह बात भी याद रख लो, और यहां से आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निकलेगा। क्लियर? 9वां क्वेश्चन, हाल के एक अध्ययन के अनुसार ग्रीष्म लहर यानी कि हीट वेव की घटनाओं में बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो एक अध्ययन के अनुसार हीट वेव की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ोतरी हुई है। और यह हीट वेव के कारण कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनका आंकड़ा तो देखो। हाल के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में अत्यधिक गर्मी के कारण 3,56,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, और भविष्य में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। और इस इमेज को देखिए, बच्चे गर्मी यानी कि हीट वेव से बचने के लिए यह समुद्री तट पर लेट गए हैं। दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही सुहावना यह दृश्य। हाल की ग्रीष्म लहर यानी कि हीट वेव की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी ने विश्व को बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग और इससे होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रति सतर्क किया है। दोस्तों, याद रख लो, यदि हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया, प्रदूषण को कम नहीं किया, तो यह हीट वेव की घटनाएं बढ़ सकती है, और जो मृत्यु का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। और ग्रीष्म लहर की बात करें, ग्रीष्म लहर हवाओं के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। दोस्तों, ग्रीष्म लहर किसे कहते हैं? हवामान के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। और भारत में ग्रीष्म लहर सामान्यतः मार्च से जून के बीच चलती है। दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत देश में यह वक्त है समर, ओके, समर सीजन है मार्च और जून के बीच की समयावधि। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लू की स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो दोस्तों, यह लू किसे बोलते हैं? हमारे भारत देश में जो गर्म हवा चलती है इसे हम बोलते हैं लू, जैसा कि खास तौर पर गुजरात और राजस्थान में। 10वां क्वेश्चन, रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के वर्तमान अध्यक्ष है जुएल ओरांव, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जुएल ओरांव। वर्तमान में वो रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष है। लेकिन करंट अफेयर में क्यों आए? रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने अध्यक्ष जुएल ओरांव के नेतृत्व में
कोच्चि में नाविकों को प्रशिक्षण देने वाली भारतीय नौसेना के आईएनएस चिल्का का दौरा किया और समिति के सदस्यों को जवानों के लिए अत्याधुनिक तकनीक के साथ परिवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तुत की गई है। लेकिन यहाँ जिक्र किया गया है आईएनएस चिल्का। आईएनएस चिल्का के बारे में हमें पता क्यों होना चाहिए, तो इसका रीजन ये रहा। आईएनएस चिल्का भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है। क्या? भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है आईएनएस चिल्का, जहां प्रति वर्ष 6,600 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए हमें याद रख लेना है आईएनएस चिल्का को प्रति वर्ष कितने जवानों को प्रशिक्षित किया जाता है? 6,600 जवानों को आईएनएस चिल्का पर। 11वां क्वेश्चन, भारत के लिए कौन सा पैरालंपिक खेल सबसे सफल रहा था? दोस्तों, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक स्टार्ट हो गया है और भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल ये टोक्यो पैरालंपिक में भाग ले रहा है। लेकिन हमारे भारत देश के लिए पैरालंपिक खेल में सबसे सफल कौन सा पैरालंपिक रहा था? 2016 का रियो पैरालंपिक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और इस बार भारत के 54 खिलाड़ी पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। और टोक्यो में भारतीय एथलीट ने 9 अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो दोस्तों याद रखो, हमारा भारत का अब तक का सबसे पैरालंपिक दल पहुंच गया है टोक्यो ओलंपिक और विभिन्न 9 प्रतियोगिता में हमारे भारत देश के लिए चुनौती पेश करेंगे। और 2016 का जो रियो पैरालंपिक है वो हमारे लिए सबसे फायदा कारक रहा, क्योंकि भारत के लिए 2016 रियो पैरालंपिक खेल सबसे सफल रहा था और इसमें भारतीय एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर कुल 4 पदक भारत देश के नाम किए थे। और भारत 1968 से पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा है। तो यह वर्ष भी याद रख लो कि भारत कब से पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा है? 1968 से। और पैरालंपिक में अब तक भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। पैरालंपिक खेलों में भारत की ओर से पहला पदक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में तैराकी में जीता था। तो यह फैक्ट भी याद रख लो। 12वां क्वेश्चन, भारतीय थल सेना ने समयावधि के आधार पर कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया है? भारतीय थल सेना ने तकरीबन 5 महिलाओं को समयावधि के आधार पर पदोन्नत किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 महिलाएं। भारतीय थल सेना ने समयावधि के आधार पर 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया है और यह महिलाएं 26 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी है। कितने वर्ष की? 26 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी है। और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह पहली बार है कि महिला अधिकारियों को सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स तथा इंजीनियर्स कमान में कर्नल के पद पर सेवा करने की मंजूरी दे दी गई है। तो इसी तरह के कर्नल पद पर पहली बार महिलाओं को तैनात किया गया है। और इससे पहले महिलाओं को केवल चिकित्सा कमान और शिक्षा कमान तथा जज एडवोकेट जनरल में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाता था। और जिनमें 5 ऑफिसर्स को प्रमोट किया गया है उनमें कौन कौन शामिल है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, सोनिया आनंद, नवनीत दुग्गल, रीनू खन्ना और रीचा सागर शामिल है। यह 5 कर्नल के पद को पदोन्नत किया गया है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के एक हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो यह कौन सा हवाई अड्डा? हिसार हवाई अड्डे का नाम हाल ही में बदल दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हिसार हवाई अड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। और हिसार हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है और राज्य का यह पहला DGCA लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा भी है। कौन सा? यह हिसार हवाई अड्डा। नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया जाएगा। और यह हवाई अड्डा वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित होने के लिए उन्नयन के अधीन है। और यहाँ जिक्र किया गया है हरियाणा का।
तो हरियाणा की कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया नाम है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रहा नारायण कोटि मंदिर किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा यह नारायण कोटि मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है हश्मिता सोलंकी, विशाल परमार, स्पाइडर विराज, महता दिव्या, पूजा चौबे और कुलदीप। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है उत्तराखंड। तो अर्पिता सोलंकी, सोलंकी अर्जुन, सुभाष शर्मा, हर्षा चुडासमा, हितेश सोलंकी और महेश मोहनिया, इन सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही। और सुभाष शर्मा आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। और वीरभद्र परमार और निशांत शाह, इन दोनों दोस्तों ने भी बिल्कुल सही जिक्र किया है उत्तराखंड राज्य। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आप बताइए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।